मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बीएससी पार्ट सेकंड में अपना जो टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की फिजियोलॉजी क्या है, किस प्रकार से उत्सर्जन का प्रोसेस होता है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसी के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है अभी, जैसा मैंने कल बताया था कि किडनी का जो मैकेनिकल पार्ट है, किडनी के अंदर जो मैकेनिकल पार्ट पूरा हो रहा है, यानी कि यांत्रिक काम किडनी जो छानने का काम कर रही है, उत्सर्जी पदार्थ जो ब्लड के अंदर उपस्थित हैं उनको छान करके लाभदायक पदार्थों को वो सेपरेट कर लेती है और हानिकारक जो पदार्थ ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं वो बॉडी के द्वारा जो है यूरिन के द्वारा, हमारे मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इससे लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने केमिकल पार्ट की बात की थी, ऑर्निथिन साइकिल की बात की थी, यूरिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड कैसे लीवर में बन रहे हैं उसकी हमने बात की थी। उसके अलावा मैकेनिकल पार्ट अपना चल रहा था, तो उसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वीडियो के द्वारा मैंने आपको उसका एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से फिल्टर होने का प्रोसेस किडनी के जो नेफ्रॉन का भाग है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के अंदर संपन्न होता है। किस प्रकार से संपन्न होता है ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है इसके आगे का, जिसको हम कह रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनर्अवशोषण। देखिए, पुनर्अवशोषण का मतलब है कि अब क्या करेगा कि जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं और लाभदायक भी हैं जो छन रहे हैं उसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर, वो क्या है बाद में ब्लड के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। पहले उनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है उनको। अभी तो वो मिक्स है ब्लड के अंदर कि कौन सा अपशिष्ट है और कौन सा लाभदायक है, अभी मिक्स है वो। किडनी क्या करती है उसको, नेफ्रॉन क्या करता है उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके जो लाभदायक है उनको अलग करता है और जो हानिकारक है उनको अलग करता है। तो हानिकारक को लास्ट में नेफ्रॉन के जो अंतिम भाग है उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर मूत्र के द्वारा छोड़ दिया जाता है और जो लाभदायक है उनको सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसको कहते हैं पुनर्अवशोषण। और ये जो काम है ये एक विशेष प्रकार से होता है, यानी कि जो नेफ्रॉन के अलग अलग भाग हैं उनमें अलग अलग तरीके से उनकी जो एपिथेलियम होती है इस प्रकार से डिज़ाइंड होती है कि वो अलग अलग कार्य एक सेलेक्टिव तरीके से करती है, चयन करती है कि ये चीज़ वो एब्जॉर्ब कर पा रही है और दूसरी नहीं कर पा रही। इसको अपन कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या वर्णात्मक चयन कहते हैं। मतलब सेलेक्ट करती है वो, जैसे कि हैंडले के लूप के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक भाग के अंदर सोडियम आयंस का हो रहा है, क्लोराइड आयंस का अवशोषण हो रहा है। तो सिलेक्शन जो है इसके अंदर एक विशिष्ट गुण पाया जाता है पूरे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें हमने बताया था कि उसमें अलग अलग भाग जो हैं अलग अलग कार्य करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए वो पाए जाते हैं। तो इसमें अपन अब बात करेंगे आज नेफ्रॉन के रीएब्जॉर्प्शन की या पुनर्अवशोषण का प्रोसेस कैसे पूरा होता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या बताया था आपको कि मैकेनिकल पार्ट यांत्रिक काम किसके द्वारा हो रहा है, किडनी के द्वारा, ठीक है। और किडनी के कौन से भाग में हो रहा है ये, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन या इसको अपन क्या कहते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल पार्ट जो नेफ्रॉन के अंदर संपन्न हो रहा है, इसमें क्या क्या काम हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, जैसा आपको मालूम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले फिल्टर होता है इसके अंदर, ब्लड क्या होता है, छानता है। और छानने का काम कौन कर रहा था, छानने का काम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग कर रहा था, जैसा हमने देखा ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। यानी कि इन दोनों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट साइज के छिद्र पाए जाते हैं जो एक निश्चित आकार के अणुओं को ही क्या करने देते हैं, आगे की तरफ फ्लूइड के अंदर जाने देते हैं, ठीक है। तो ये छानने का काम करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा काम होता है रीएब्जॉर्प्शन, जहाँ आज हम पढ़ रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं पुनर्अवशोषण। यानी कि ये जो छानता है, छानने के बाद जो लाभदायक पदार्थ जो चले गए हैं नीचे फ्लूइड के अंदर, उसको क्या करता है, ये
वापस से ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या कर लेता है, ब्लड के द्वारा क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। पहले इनकी विशिष्ट प्रकार की जो अलग अलग भाग होते हैं नेफ्रॉन के, उनकी जो एपिथेलियम होती है इस प्रकार से डिजाइंड होती है कि वो सेलेक्टिव जो है, सेलेक्टिव तरीके से काम करती है और एब्जॉर्व करती चली जाती है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पुनर्अवशोषण। और पुनर्अवशोषण का काम ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बाद का जो भाग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो मैंने आपको बताया था, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर संपन्न होता है। अधिकतर इसके अंदर क्या होता है, अत्यधिक पुनर्अवशोषण का सारा काम जो है पीसीटी कर लेती है, लेकिन कुछ पीसीटी के बाद में इसमें हम कह सकते हैं कुछ आयनों का जैसे 100% रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है पीसीटी, ग्लूकोज का अधिकतर अवशोषण कर लेती है पीसीटी। फिर उसके बाद बचा कुचा जो होता है, जैसे वाटर है, वाटर का कौन करता है, वाटर देखिए पीसीटी के बाद क्या आता है, हैनले लूप। हैनले लूप क्या करता है, ये H2O का और सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों का क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। और उसके बाद बचा कुचा किसके द्वारा हो जाता है, डीसीटी के द्वारा, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, और लास्ट में जो बच जाता है बिल्कुल, यानी कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं पुनर्अवशोषण का जो काम है, सारा पुनर्अवशोषण का काम होने से क्या होता है, देखिए नेफ्रॉन, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिल्टर कितना ब्लड फिल्टर करता है, उसके द्वारा 180 लीटर, दोनों किडनी 180 लीटर जो है फिल्टर करती है, जिसमें से केवल 1.5 लीटर जो है ये यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाला जाता है और बाकी का सारा क्या कर लिया जाता है, पुनर्अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि रीएब्जॉर्प्शन का देखिए कितना अत्यधिक काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन का पार्ट कर रहे हैं ये सारे मिलकर के। अधिकतम किस में अवशोषण हो रहा है, पीसीटी में, और फिर हैनले का लूप कर लेता है, और बचा कुचा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कर लेती है। तो केवल 180 लीटर में से जो किडनी फिल्टर कर रही है, उसमें से केवल 1.5 लीटर ही है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलने देता है, बाकी सारा का सारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उसी को अपन अभी मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ किस प्रकार से ये काम हो रहा है। ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। देखिए अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपन देखते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन का नेफ्रॉन में किस प्रकार से काम हो रहा है। देखिए जैसा कि हमने इस प्रकार से बनाया था, ये बोमेन कैप्सूल था हमारा, और इस प्रकार से देखिए इस तरीके से। ये बाद में क्या था, ये हैनले का लूप था कुछ इस तरीके से। देखिए यू आकार की आपको नलिका मालूम होगा, जैसा कि अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई थी। ये वापस से फिर बाद में किसमें, ये कौन सा भाग है, डीसीटी। ये देखिए इस प्रकार से, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अपन इस तरीके से इसको बता सकते हैं। यहां अपन देख रहे हैं ये क्या चीज है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये वाली है सॉरी कलेक्टिंग डक्ट, और ये क्या है, डक्ट ऑफ वेलेनाई। जैसा कि
आपको जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, ये क्या है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है, बॉमेन कैप्सूल। देखिए बॉमेन कैप्सूल है, बॉमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस। इस प्रकार से ये क्या आ रही है, इसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है, ये रुधिर वाहिनी है, इस तरीके से इसमें एंटर हो रही है, फिर क्या हो रही है, शाखित होकर के इस प्रकार से ये जा रही है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहां अपन देख रहे हैं ये क्या चीज है, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, रीनल आर्टरी। आर्टरी ब्लड लेकर के जा रही है इसमें, और ये वाला कौन सा भाग है, एफरेंट आर्टरियोल। ये क्या चीज है आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, बॉमेन कैप्सूल। ये क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, क्या कह सकते हैं इसको। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ये तो अपना नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अपनों को इसमें बताना है कि नेफ्रॉन की जो पार्ट है किस में कौन कौन सा काम किस तरीके से, उसमें विशिष्ट रूप से जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ तक आपको मालूम है कि ये जो ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल, इसमें कौन सा काम हो रहा था, दोनों के अंदर मिलाकर के कौन सा काम हो रहा था, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या काम हो रहा है इसमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर होने का काम कर रहे हैं। जो ये ब्लड आ रहा है, देखिए ये देख पा रहे हैं आप, ये रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा, ये ग्लोमेरुलस, और इनमें छिद्र पाए जा रहे हैं, छिद्रों से ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर के ब्लड किस में गया, ये इसके अंदर जो जा रहा है इसको क्या कह रहे हैं अपन, पीसीटी के अंदर जा रहा है। ये पीसीटी के अंदर इसको अपन क्या कह रहे हैं, क्या है ये, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसमें जा रहा है और जाकर के फिर पीसीटी के अंदर जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, पीसीटी के अंदर जब ये जा रहा है तो पीसीटी के अंदर देखिए जो क्या होता है कि पीसीटी की जो वॉल होती है, पीसीटी की जो एपिथेलियम होती है, क्यूबोडियल एपिथेलियम होती है, जिसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अवशोषण के स्तर को बढ़ाते हैं। इसलिए माइक्रोविलाई होने की वजह से जो इसकी एपिथेलियम होती है वो क्या करती है, अधिकतम पदार्थों का क्या कर लेती है, ब्लड में से, इन ब्लड के अंदर जो छन करके आए हैं उसमें जो लाभदायक पदार्थ है उनका अधिकतम क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। क्यों अवशोषण कर पाती है पीसीटी की मेम्ब्रेन, मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यूबोडियल एपिथेलियम एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, तो ये पीसीटी के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जो पदार्थ होते हैं उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पदार्थों में से पीसीटी के द्वारा अवशोषण हो जाता है। किन किन चीज़ों का अवशोषण होगा, देखिए पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, पीसीटी के अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज का हो जाता है 100% पुनरावशोषण, एमिनो एसिड, विटामिन सी, ठीक है, इनका, और कुछ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पोटेशियम आयन, इनका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। हम ये कह सकते हैं पीसीटी के अंदर अधिकतम पदार्थों का, वाटर भी है, H2O, अधिकतम पदार्थों का अवशोषण हो जाता है इसमें, और ग्लूकोज हमारे लिए लाभदायक है, जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो बनता है ये मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है और हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड जो है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये इस तरीके से आगे जाएगा, वेस्ट के साथ चला जाएगा, तो हमारे शरीर में इन आयंस की
और इन आवश्यक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और प्राणी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए पीसीटी क्या करती है, इन लाभदायक पदार्थों को सभी को अवशोषित कर लेती है। और वाटर को भी अधिकतम अवशोषण करना बेहद जरूरी होता है। ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आप देख रहे हैं, सभी चीज़ें हैं इसमें, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, विटामिन भी हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस भी हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों तरह के आयंस पाए जा रहे हैं, ठीक है। और इनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बेहद योगदान है। अगर ये आयंस नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि प्राणी के अंदर होम्योस्टेसिस कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का रहना भी बैलेंस कंडीशन में बेहद जरूरी है। अगर ये मूत्र के साथ बाहर चले जाएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ग्लूकोज भी चाहिए, अमीनो एसिड भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को, वाटर भी चाहिए, इन सभी चीज़ों को पीसीटी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषण के लिए पीसीटी की जो इस तरह की, देखिए ये पीसीटी की वॉल होती है, इस प्रकार से क्यूबॉडियल एपिथेलियम की बनी होती है, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इस तरीके से ये माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, अवशोषण के स्तर को अधिकतम बढ़ाते हैं। तो इस वजह की मेम्ब्रेन होने की वजह से ये क्या कर पाती है, पीसीटी अधिकतम पदार्थों को क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो मैं बात कर रहा था पीसीटी के अंदर क्या क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जो पदार्थ आए हैं उनमें से अधिकतम का अवशोषण इसमें हो गया पीसीटी के अंदर। अब पीसीटी का जो अंतिम भाग होता है, ये लास्ट वाला पार्ट होता है, इसमें भी कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, इसमें जो अवशोषित है, एक तो अमोनियम आयन, अमोनियम आयनों का और पोटेशियम आयनों का, ठीक है। और कुछ मात्रा में जैसे हम कहते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स का, जो दवाइयाँ हम खाते हैं उनका भी पीसीटी के अंतिम भाग के अंदर क्या होता है, इस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। और जो हम इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं ब्लड के अंदर, देखिए एक चीज़ और है, ब्लड के अंदर जो पदार्थ होते हैं, ये जो ब्लड है छना हुआ, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वाला जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर जो है कि कितने पदार्थ को अवशोषित किया जाए, वो किस पे डिपेंड करता है। ये आप देख रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर सारी, ये ब्लड में से किसी चीज़ को अवशोषित करती है पदार्थों को, तो उस पर जो ब्लड के अंदर उपस्थित पदार्थों की मात्रा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना अवशोषित किया जाए, ठीक है। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड मटेरियल या थ्रेशोल्ड जो पदार्थ कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड पदार्थ तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं थ्रेशोल्ड, ठीक है। थ्रेशोल्ड पदार्थ जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, हाई थ्रेशोल्ड एक होता है, मीडियम थ्रेशोल्ड और एक होता है लो थ्रेशोल्ड। तीन तरह के होते हैं कि उसमें पदार्थों की मात्रा कितनी पाई जा रही है, ठीक है। हाई थ्रेशोल्ड वो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होते हैं, और अगर उनको मूत्र के द्वारा बाहर जाने दिया जाएगा तो प्राणी की मृत्यु हो सकती है। तो हाई थ्रेशोल्ड में कौन कौन आ गए, ग्लूकोज हमें चाहिए बिल्कुल ऊर्जा के लिए, एमिनो एसिड चाहिए, विटामिन चाहिए। तो ये कैसे पदार्थ हैं, हाई थ्रेशोल्ड पदार्थ हैं। कौन कौन से, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये हाई थ्रेशोल्ड के अंदर आते हैं। और जिनकी कुछ निश्चित मात्रा ही हमें चाहिए होती है, जो इसके अंदर पाई जाती है, उसको ये एब्जॉर्व कर लेती है। उसके अंदर मुख्य रूप से कौन है, यूरिया, ठीक है, मीडियम थ्रेशोल्ड के अंदर। और जिनकी बिल्कुल भी हमें आवश्यकता नहीं है और उनको मूत्र के द्वारा शरीर से एज इट इज़ बाहर निकाला जाता है, यानी शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है, तो उसको ये पूरा नेफ्रॉन जो है ये एब्जॉर्व नहीं करता, रीएब्जॉर्व नहीं करता, पुनर्अवशोषित नहीं करता। तो जो हमारे शरीर के लिए या ब्लड के लिए, बॉडी के लिए जो जरूरी नहीं है, उनको कहते हैं लो थ्रेशोल्ड। और इसमें मुख्य रूप से कौन आता है, यूरिक एसिड। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया है कि ब्लड के अंदर जो ये पीसीटी है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के द्वारा जो आगे ब्लड जा रहा है, उसके अंदर जो पदार्थों की मात्रा पर डिपेंड करता है कि उसको कितना अवशोषित किया जाए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पदार्थ। तो ये थ्रेशोल्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पीसीटी के अंदर अपनों ने बताया कि पीसीटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, अधिकतम ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, विटामिन सी का, सबका अवशोषण हो गया, अमोनियम आयन का हो गया, ड्रग्स का हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये पीसीटी के बाद का जो भाग ये मेडुला की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ धसा हुआ है, जो यू आकार की नलिका है, इसको अपन क्या कहते हैं, हैनले लूप।
हेनले लूप के दो भाग हैं, जो ये नीचे की तरफ ये भाग जो दिखाई दे रहा है आपको हेनले लूप का, ये क्या कहलाता है? डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं इसको? DL, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये वाला भाग जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है, और ये भाग ऊपर जा रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे? एसेंडिंग लिम्ब। अब देखिए इस दोनों भागों का अलग अलग काम है। ये क्या करता है? डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है? अधिकतम पानी का अवशोषण करता है। अब ये जो फ्लूइड आगे आ रहा है, आगे की तरफ जब ये आता है तो आने के बाद क्या होता है? देखिए ये जो अवशोषित हो रहा है ना, ये किस में जा रहा है आपको पता होगा? टिश्यू फ्लूइड के अंदर जा रहा है, और टिश्यू फ्लूइड से ये कहाँ जा रहा है? बाद में इसके अंदर जा रहा है, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब डिसेंडिंग लिम्ब में किसका अवशोषण हो रहा है? देखिए ये इसके अंदर जो वाटर आप देख रहे हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, डिसेंडिंग लिम्ब की जो मेम्ब्रेन होती है, ये स्पेशली इस प्रकार से डिजाइन होती है कि ये पानी के लिए क्या होती है? पानी के लिए तो पारगम्य होती है, और सोडियम और क्लोराइड आयन जो होते हैं उनके लिए अपारगम्य होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से पानी या वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के कहाँ चले गए? टिश्यू फ्लूइड के अंदर चले गए। देखिए इस प्रकार से ये वाटर निकलता जा रहा है। अब जब वाटर निकलता जाएगा, आपको पता है कि जब वाटर निकलता जा रहा है, पानी की मात्रा कम होती जा रही है, और अंदर जो नलिका है इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे मीडियम कैसा हो गया? कंसंट्रेशन कैसी होगी? सांद्रता ज़्यादा हो गई। तो इसको मीडियम को अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? अति सांद्र मीडियम, हाइपरटोनिक कंडीशन पाई जाएगी। और वापस से फिर ये देखिए यू आकार की नलिका में जब ये असेंडिंग लिम्ब का ये वाला पतला भाग है, थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, पतला जो भाग है, अब इसके अंदर क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब के अंदर अब क्या होता है? इसकी मेम्ब्रेन जस्ट उल्टी होती है इसकी, समझ गए? ये यू आकार की जो नलिका आप देख रहे हो हेनले लूप, इसका काम क्या है? इसकी ये वाली भुजा जो है डिसेंडिंग लिम्ब, ये पानी को अवशोषित करती है, और ये वाली भुजा किसको अवशोषित करती है? सोडियम आयनों और क्लोराइड आयनों को। अब क्या होगा? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इस प्रकार से आयन क्या होते जाएंगे? एब्जॉर्ब होते जाएंगे। किसके द्वारा? टिश्यू फ्लूइड के द्वारा एब्जॉर्ब होते जाएंगे। अब मीडियम कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वापस से मीडियम कैसा हो जाता है? यहाँ पे जाकर के देखिए, यहाँ मीडियम कैसा था? हाइपरटोनिक मीडियम। ये मीडियम कैसा है? हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी निकल गया, और पानी निकल करके ये बाद में क्या बच गया? यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, इसलिए मीडियम कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं अपन, ये थिन पार्ट है और ये थिक पार्ट है असेंडिंग लिम्ब का। तो इस भाग के अंदर जो ये भुजा आप देख रहे हैं असेंडिंग लिम्ब, इसका मुख्य विशेष बात क्या है कि इसकी जो भित्ति होती है वो क्लोराइड आयन और इनके लिए पारगम्य, और बाकी के लिए वाटर के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। तो इसमें ये क्लोराइड आयन और इनका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये फ्लूइड जा रहा है, डीसीटी है। डीसीटी के अंदर सीक्रेशन का काम होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सीक्रेशन का पार्ट होता है इसमें, और काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल से। आज केवल हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या चीज़ अवशोषित हो रही है। डीसीटी की बात करते हैं, और डीसीटी के अंदर फिर बाद में क्या होगा? डीसीटी के अंदर भी क्या होता है? सोडियम आयनों का, कुछ मात्रा में वाटर का, और क्लोराइड आयनों का क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये कलेक्टिंग डक्ट आप देख रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इसमें भी किस चीज़ का होता है? वाटर का, ठीक है, वाटर का हो जाता है। कुछ मात्रा में इसमें भी सोडियम आयनों का, क्लोराइड आयनों का, इस प्रकार से क्या होता जाता है? इसमें एब्जॉर्प्शन होता जाता है, पुनर्अवशोषित। अब आप देखिए यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है? केवल यूरिन बचता है, मूत्र बचता है केवल, और यूरिन के अंदर किसकी मात्रा होती है? यूरिया की मात्रा होती है, और कुछ मामूली मात्रा में वाटर पाया जाता है। अब आप देखिए कि 180 लीटर को फिल्टर किया था, एक दिन में किडनी क्या करती है? 180 लीटर जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है, और 180 लीटर में से ये सारा का सारा जो लाभदायक पदार्थ है उनको अवशोषित करती जा रही है, और लास्ट में बचा कितना? केवल 1%, या हम कह सकते हैं 1.5 लीटर। 180 लीटर में से केवल 1.5 लीटर मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालेगी, बाकी का सारा इस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ने, किडनी की जो नेफ्रॉन है, इसने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। आपने देखा कि मुख्य रोल पीसीटी का है, उसके बाद हेनले लूप ने वाटर और इनका किया,
और ये जो लास्ट पार्ट है डक्ट ऑफ वेलेनाई जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, कुछ मात्रा में जो ये अमोनियम आयन है, लास्ट में जाके अमोनियम आयनों का भी यहाँ पे क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और कुछ मात्रा के अंदर वाटर अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसका भी इसमें पुनर्अवशोषण हो जाता है। तो ये आज आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस किडनी फिल्टर करती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसके अंदर होता है, फिल्टर करने के बाद जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है उसके द्वारा कैसे कैसे इसमें अवशोषण होता है। इसमें मैंने आपको मीडियम बताया, यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम था हैनले लूप के अंदर, इसमें आइसोटोनिक मीडियम था पीसीटी के अंदर, क्योंकि इसमें ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितनी निश्चित मात्रा थी उतनी इसमें आयनों की इसमें कंसंट्रेशन क्या थी, दोनों तरफ सेम थी, इसलिए आइसोटोनिक मीडियम पीसीटी के अंदर। और इसके अंदर डीसीटी इसमें हैनले के लूप की दोनों भुजाओं के अंदर मीडियम अलग अलग है, एक तरफ हाइपोटोनिक मीडियम है क्योंकि यहाँ पे अधिकतम वाटर को एब्जॉर्व कर लिया गया है, ठीक है, और इस तरफ क्या है कि सोडियम और क्लोराइड आयनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मीडियम कैसा है, वापस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, कम होती जाएगी मात्रा, और फिर डीसीटी के अंदर आके वापस सीक्रेशन के द्वारा पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं सोडियम क्लोराइड आयन, इसलिए वापस मीडियम कैसा हो जाता है, आइसोटोनिक। तो इसमें भी आइसोटोनिक, इसमें हाइपोटोनिक, इसमें हाइपरटोनिक, इसमें आइसोटोनिक, और वापस से यहाँ पे आकर के आइसोटोनिक और यहाँ पे हाइपोटोनिक हो जाता है फिर वापस से। इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म बताऊंगा कि वाटर किस प्रकार से यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसको बनने में किडनी का जो हैनले लूप है किस तरीके से कार्य करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा अपन बताएंगे, और सीक्रेशन का जो अपना पार्ट है। थैंक यू।